प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों और जनप्रतिनिधियों से आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। इस महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च को गुजरात के साबरमती आश्रम से होगी। संसद भवन परिसर में आज हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। संसदीय दल की ये बैठक लगभग 1 साल बाद हुई है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ का महोत्सव 75 सप्ताह तक देश भर के 75 स्थानों पर व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने यह बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे टीकाकरण अभियान में सहायक की भूमिका निभाएं। बीजेपी संसदीय दल ने कोविड-19 महामारी के दौरान देश और दुनिया को नेतृत्व देने के लिए प्रधानमंत्री की भूमिका की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। सभी लोगों से और विशेषतः जनप्रतिनिधि और एमपीज को प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। ये जो प्रोग्राम 12 तारीख से गुजरात में शुरू हो रहा है और देश के विभिन्न जगहों में ये कार्यक्रम का 75 जगह में ये कार्यक्रम विभिन्न तरह के कार्यक्रम हो रहा है। उस दिन सभी एमपीज और जनप्रतिनिधियों को इसके भाग लेने के लिए और भागीदार बनने के लिए उन्होंने कॉल किया है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। देहरादून स्थित राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तीरथ सिंह रावत ने फिलहाल अकेले शपथ ली है। इससे पहले बीजेपी विधानमंडल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में दिल्ली से पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत को बधाई दी। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि तीरथ सिंह रावत के पास लंबा चौड़ा प्रशासनिक और सांगठनिक अनुभव है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। तीरथ सिंह रावत संघ और बीजेपी संगठन में लंबे समय से अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। तीरथ सिंह रावत ने उनका राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में संगठन मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री का पद संभाला। तीरथ सिंह हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। 1997 में वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। साल 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद बनी राज्य की अंतरिम सरकार में तीरथ सिंह रावत प्रदेश के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए। वर्ष 2002 और 2007 में वो विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन 2012 में वो चौबट ताखाल सीट से विधायक चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल सीट से जीतकर संसद पहुंचे। हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव आज गिर गया। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 55 वोट और पक्ष में 32 वोट पड़े। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने चौतरफा विकास किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अविश्वास कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। कांग्रेस संगठन के अंदर भी अविश्वास देखने को मिलता है। अविश्वास वास्तव में संस्कृति कांग्रेस की पुरानी है कि जब भी कभी कोई बात पसंद ना आए, अच्छी हो माड़ी हो, अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो यह अविश्वास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का खूब देखने को मिलता है। हमें तो इतना पता है कि यह अविश्वास की जो कार्यशैली है कांग्रेस की, ये कांग्रेस को लाभ नहीं देने वाली कभी भी। विश्वास ही जो है वो लाभ देगा, चाहे अपने अंदर का हो, चाहे एक दूसरे का प्रति हो। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में सरकार की ओर से किसानों के हितों में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कि आने वाली 1 तारीख से जब प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, जो भ्रम आपने फैलाया था कि मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, हमारी सरकार मंडियों को और मजबूत भी बनाएगी और एक एक किसान को उसके एमएसपी का मूल्य 2 दिन में उसके खाते में देने का काम करेगी। हमारी सरकार गंभीर है कि केवल मात्र ये 5-6 फसलें नहीं, चाहे सब्जियां, चाहे और ऐसी प्रोड्यूस हो जो किसान की मेहनत से, लगन से आज उगता है, उसको पूरा भाव देने का काम करें। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम से लड़ी जानी है, जिस पर सबकी निगाहें हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। ममता बनर्जी ने भरोसा जताया कि नंदीग्राम के लोग उन्हें जिताएंगे। नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से होना है। शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को इस सीट पर अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इधर वाम मोर्चा नीत विपक्ष के महागठबंधन ने भी नंदीग्राम सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने आज नंदीग्राम सीट से वाम कांग्रेस ISF गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मीनाक्षी मुखर्जी के नाम की घोषणा की। बीजेपी ने आज असम में 3 और पश्चिम बंगाल में 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने असम में हैलाकांडी विधानसभा क्षेत्र से मिरक दास को, सिपाझार सीट पर परमानंद राजबोक्शी को और रामकृष्ण घोष को होजाई सीट से मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल की खड़गपुर सदर विधानसभा सीट पर हिरणमय चट्टोपाध्याय और सुप्रीति चटर्जी को बड़जोड़ा सीट से टिकट दिया गया। और केरल विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने आज अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए नेतृत्व पर सवाल उठाए। पीसी चाको ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार तय करने में गुटबाजी हावी रही। पीसी चाको ने कहा कि केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों का चयन 2 समूहों ने अलोकतांत्रिक तरीके से किया। इसमें एक ए समूह का नेतृत्व ओमन चांडी और आई समूह का नेतृत्व रमेश चेन्नीतला कर रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी AIADMK ने आज अपने 171 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी अपने गृह जिले सेलम से इडापड्डी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम थेणी जिले में बोडीनायकन्नूर से चुनाव मैदान में हैं। AIADMK ने पहली सूची में 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। पार्टी 177 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। AIADMK के साथ गठबंधन में शामिल बीजेपी 20 और PMK 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। और बात कुछ और खबरों की। देश भर में अब तक 2 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। मंगलवार को 13,59,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 71,30,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को पहला और 38,90,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स में 69,36,000 से ज्यादा लोगों को पहला और 4,73,000 लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 51 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और इसी बीच देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की जो दर है वो 96.96% हो गई है। मंगलवार को देश भर में 20,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा जो है वो 1 करोड़ 9 लाख से अधिक हो चुका है। फिलहाल देश में 1,84,000 के करीब रोगियों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों में महज 1.64% है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा सेवाओं में और विस्तार किया जाएगा। CISF के 52वें स्थापना दिवस पर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि आज CISF देश के सभी एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो रेल, सांस्कृतिक धरोहर और परमाणु संयंत्रों तक की सुरक्षा में तैनात है और अब इन्हें गैर सरकारी प्रमुख प्रतिष्ठानों का भी जिम्मा सौंपा जाएगा। हथियारों से करतब दिखाते ये तस्वीरें हैं CISF के जवानों की, जो देश के प्रमुख लोगों की सुरक्षा के साथ ही देश के प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी करते हैं। CISF के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि जल्द ही CISF की सुरक्षा सेवाओं में विस्तार किया जाएगा और उन्हें गैर सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का भी जिम्मा सौंपा जाएगा। ये एक
सार्वजनिक क्षेत्र और उपक्रमों के लिए संरक्षण के लिए एक सुरक्षा फोर्स बनाई गई थी और आज उसका एक आकार जो 3000 से शुरू होके 1,63,000 तक पहुंच गया है। ये आप सभी के हार्डवर्क, कर्मठता का एक वो एग्जाम्पल है। हम बल को संगठन, प्रशिक्षण व फंक्शनल तौर पर जीरो एरर के मानक से जोड़ेंगे। सीआईएसएफ को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने तथा ज़रूरत के अनुसार ज़्यादा ऑफेंसिव भूमिका स्वीकार करने के लिए हमें एक पैराडाइम शिफ्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज का बेहतर तालमेल हो और कम से कम लागत पर हम प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकें। 1969 में देश के सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के लिए स्थापित सीआईएसएफ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों समेत कई सामरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जिम्मा है। ऐसे में इनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है। और सीआईएसएफ के 52वें स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईएसएफ कर्मियों, भूतपूर्व सदस्यों और उनके परिजनों को बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों की सुरक्षा में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्र आपके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर सीआईएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका का विशेष महत्व है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 के सीआईएसएफ स्थापना दिवस का एक वीडियो भी ट्वीट किया। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन आईएनएस करंज आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई। नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह ने करंज पनडुब्बी को मुंबई स्थित नौसेना की पश्चिमी कमान के मुख्यालय में सैन्य परंपरा के तहत कार्यक्रम में शामिल कराया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत फ्रांस की मदद से मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने स्कॉर्पियन क्लास की इस तीसरी पनडुब्बी का निर्माण किया है। साइलेंट किलर नाम से मशहूर आईएनएस जब अपने मिशन पर रहती है तो कोई आवाज नहीं करती। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, जो कि दुश्मनों के लिए खतरनाक साबित होगी। आईएनएस करंज की लंबाई करीब 70 मीटर है, जबकि ऊंचाई 12 मीटर है। सबमरीन का वजन करीब 1600 टन का है। सबमरीन मिसाइल टॉरपीडो से लैस है, साथ ही समुद्र के भीतर ही माइंस बिछाकर दुश्मन को तबाह करने का मादा रखती है। बिना रडार की पकड़ में आए ये दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकती है। आईएनएस करंज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये करीब 40-45 दिनों तक पानी के भीतर रह सकती है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।